स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 आय और रोजगार का निर्धारण आज स्टार्ट करेंगे। अर्थशास्त्र हमारा चला था एडम स्मिथ से। ये कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के जनक। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में आते हैं एडम स्मिथ, और उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसके बाद में भी काफ़ी सारे अर्थशास्त्री आए और अर्थशास्त्र को समझाने की कोशिश की। स्टार्ट जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से हुआ हमारा, और व्यष्टि अर्थशास्त्र से जब आगे आने वाले अर्थशास्त्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, तब एक नया नाम आया जो आज हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। उस अर्थशास्त्र को मूर्त रूप देने के लिए जे.एम. कीन्स का नाम आया। सुना होगा जे.एम. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, इस तरह से उनको कहा जाता है। सिंपली कीन्स के नाम से इनको जाना जाता है। कीन्स के आने के बाद अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र आया। उससे पहले अर्थशास्त्र का जो भी अध्ययन किया जाता था वो व्यष्टि के रूप में किया जाता था, और इनके आने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की बात आई। यानी हमने पढ़ा था कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इस चैप्टर में हम जो आय और रोजगार का निर्धारण करेंगे, उसमें जिस मॉडल का अध्ययन करेंगे, जिस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, वो मॉडल दिया किसने? जे.एम. कीन्स ने। दिमाग में रखना। और अपने इस मॉडल का प्रतिपादन जे.एम. कीन्स ने किया, और उन किताब का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। या सिंपल अगर आप याद रखना चाहें, छोटा नाम भी कई बार आ जाता है, द जनरल थ्योरी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में जो है आय और रोजगार के सिद्धांत की बात किसने की? जे.एम. कीन्स ने। ये सामान्य सी बातें इसकी हैं, क्लियर है। आय और रोजगार के निर्धारण की बात हम करेंगे। आय और रोजगार के निर्धारण की बात जब भी करेंगे तो हम एक चीज आएगी इसमें समग्र मांग, और दूसरी चीज आएगी समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति का जब विश्लेषण करेंगे तो हमें अर्थव्यवस्था में आय के स्तर का और रोजगार के स्तर का पता चलेगा, और उसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से हम आय और रोजगार का निर्धारण करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन दोनों चीज़ों को पढ़ा जाए, समग्र मांग को भी पढ़ा जाए और समग्र पूर्ति को भी पढ़ा जाए। इसका निर्धारण जब भी हम करते हैं तो इससे पहले हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके लेखांकन के बारे में पढ़ चुके हैं, कीमत स्तर के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्याज की दर के बारे में पढ़ लिए। लेकिन ये जितने भी परिवर्त हैं, इनको निर्धारित करने वाली, इनको कंट्रोल करने वाली शक्तियाँ, इनके क्या कारण रहे हैं, उन कारणों के बारे में हमने जो है वो नहीं पढ़ा। और इन जब कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे तब इनसे संबंधित जो मॉडल्स आएंगे, उन मॉडल्स का अध्ययन करने के लिए हमें आय और रोजगार का निर्धारण करना जरूरी है। और इन मॉडल्स का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर ये जो परिवर्त आएंगे, वेरिएबल्स जिसमें चेंज किया जा सकता है, ये वेरिएबल्स आपकी ब्याज हो सकता है, वो आपकी आय हो सकती है, इस तरह के वेरिएबल्स। और जब किन्हीं दो वेरिएबल्स का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम एक चीज कह देते हैं कि किन्हीं दो की तुलना करते हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं एक बार के लिए माइक्रो की बात करूं, और माइक्रो में हमने पढ़ा था डिमांड थ्योरी। क्या पढ़ा था? डिमांड थ्योरी, मांग का सिद्धांत या मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत में जब वृद्धि होती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है, कीमत में कमी होती है तो उसमें वृद्धि होती है, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम संबंध इसमें जो है वो होता है। ये मांग का नियम है। लेकिन मांग के नियम में एक चीज़ हमने देखी थी, शुरू में हम लिखते थे अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर। तो आय और रोजगार का निर्धारण करेंगे जब उनमें दो वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अन्य बातों को स्थिर रहने पर एक परिवर्त में या एक वेरिएबल में चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। इस तरह का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे एक शर्त की बात आती है। उस शर्त को हमने बार बार कहा, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर। ये लिखा हुआ आ सकता है अन्य बातें समान रहें, इस तरह का लिखा हुआ आता है। तो ये जो शाब्दिक अर्थ जिसका है, ये जो शर्त हमारी है, इस शर्त को हम कहते हैं सेटेरिस पारिबस। सेटेरिस पारिबस। शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है कि सेटेरिस पारिबस का मतलब क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अन्य बातों के स्थिर रहने पर या अन्य बातों के समान रहने पर, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये एक शर्त है। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने का जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? सेटेरिस पारिबस। यानी इसके अंदर दो परिवर्त की बात जब भी हम करेंगे, एक्स और वाई की बात करेंगे, तो एक्स और वाई के बीच में जब संबंध स्थापित करेंगे तो इनमें एक में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज अपने आप होना है। तो एक्स और वाई को छोड़ के, ये दो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स को छोड़ के बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे। तो वो जो शर्त है उसको हम कहेंगे सेटेरिस पारिबस। अब बात करते हैं समग्र मांग की। समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड जिसको हम कहते हैं, आप इसको लिखेंगे एडी के द्वारा, बार बार आपके सामने आएगा। एडी क्या है उसके बारे में। समग्र मांग, समग्र मांग ये कह सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात है। व्यष्टि में समग्र मांग का बात अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग जो है, अर्थव्यवस्था की कुल मांग को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, एडी कहते हैं। इसके अंदर क्या आ सकता है? सबसे पहली बात उपभोग आ सकता है। उपभोग मतलब किससे रिलेटेड है? उपभोक्ता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन? परिवार क्षेत्र के लोग। कौन से क्षेत्र के लोग? परिवार क्षेत्र के लोग। परिवार क्षेत्र के लोग वस्तुओं का क्रय करते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं का क्रय करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं खरीदते हैं और अपने उपयोग में लेते हैं उसको कहते हैं उपभोग। आवश्यकताओं की पूर्ति, और एक तो होती है इच्छा और एक होती है आवश्यकता। फर्क आपको पता है ना? तो यहाँ पे बात जो है ना इच्छा की नहीं, इच्छा कुछ भी हो सकती है। इच्छा मेरी ये हो सकती है कि मैं जो है उड़ूं हवा में, पंख हो मेरी, ये इच्छा हो सकती है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों को हम खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं उसको कहते हैं उपभोग। दूसरी बात समग्र मांग में, दूसरी बात ये आ सकती है, अगर ये बात करें, एक तो उपभोग आ गया, दूसरा निवेश। दूसरा निवेश की बात आ जाती है, बचत की बात आ जाती है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात आ जाती है। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? आपकी समग्र मांग के अवयव हैं। यानी इस समग्र मांग के अवयव, इस तरह के जो पद पढ़े हमने, ये चाहे हमने उपभोग की बात की है, चाहे निवेश की बात की है, या जीडीपी की बात होती है, इनमें दो पद लिए जाते हैं। दो पद लिए जाते हैं। एक तो होता है एक्सपेक्टेड या प्रत्याशित, और एक होता है यथार्थ, एग्जैक्ट मान जिसको हम कहते हैं। सॉरी, यथार्थ, प्रत्याशित और यथार्थ, ये दो पद इसमें बहुत
इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बात करें हम उपभोग की बात करें तो इसमें दो प्रकार के उपभोग हमें, एक तो प्रत्याशित उपभोग और एक होता है, आज ये क्यों हो रहा है, यथार्थ उपभोग। यथार्थ उपभोग का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो उपभोग हमने वास्तव में किया, वास्तव में जो उपभोग किया वो क्या है, यथार्थ या एग्जैक्ट। और प्रत्याशित उपभोग का मतलब हमने नियोजन किया था कि इस साल में हम इतना उपभोग करेंगे, इस साल में हम इतना उपभोग करेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु की 100 इकाई उपभोग करने का हमने प्लानिंग किया था कि इस पूरे साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ मैं। 1 अप्रैल से प्रश्न भी आया था शायद, है ना, और लगभग लोगों ने सही किया था। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भारत के संदर्भ में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। प्रश्न बनता है कि भारत के संदर्भ में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है और कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो बात मैं ये कर रहा था प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग की। हमने प्लानिंग की कि हम 100 इकाई का उपभोग 1 साल में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 1 सप्ताह में करेंगे, वो था हमारा प्रत्याशित उपभोग। लेकिन किसी कारणवश हमारा उपभोग जो है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ। हमने 80 यूनिट का उपभोग किया, तो यथार्थ उपभोग तो हमारा हो गया 80 यूनिट और प्रत्याशित उपभोग जो है वो हो गया हमारा 100 यूनिट। इसी प्रकार निवेश की बात भी आती है, इसी प्रकार निवेश की बात आती है। निवेश में भी प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश की बात आ जाती है। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड, और ये होता है हमारा एग्जैक्ट, यानी एकदम एक्यूरेट जिसको हम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम कभी कभी और इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में, नियोजित निवेश। इसी तरह से उसके लिए भी किया जाता है, नियोजित उपभोग की बात की थी। यथार्थ निवेश, इसमें भी वही बात है कि हमने प्लानिंग की कि हम इस वर्ष के अंत में, इस वर्ष के अंत तक $100 करोड़ का निवेश करेंगे। 100 करोड़ डॉलर या 100 करोड़ रुपए जो भी है निवेश करेंगे। लेकिन किसी भी कारण से हमने जो है इसके अंदर चेंज कर दिया और हमने निवेश किया 120। तो ये 120 है, ये है आपका यथार्थ, और ये जो 100 करोड़ है ये क्या है, नियोजित या प्रत्याशित। क्या है, प्रत्याशित। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो अब ये जो इसके तत्व हैं, हमने बात की, निवेश की बात करते हैं, उपभोग की बात करते हैं, इनमें इन तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आज ज़्यादा नहीं देखेंगे। सबसे पहली बात, उपभोग। कंजप्शन, दो प्रकार के उपभोग की बात करेंगे, नियोजित और उस तरह का। उपभोग फलन की बात करें, उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। फलन का मतलब दो परिवर्तों में संबंध बताता है। फलन क्या बताता है, दो वेरिएबल्स में संबंध बताता है। दो वेरिएबल्स कोई भी हैं उनमें संबंध बताता है। कैसे? जैसे हमने कहा था कि कीमत जो है, मांग की मात्रा जो है वो कीमत पर निर्भर करती है। कीमत बढ़ने पर मांग में चेंज होता है, मांग कमी होती है, कीमत घटने पर मांग में। तो ये कह सकते हैं कि डी जो है वो किसका फंक्शन है, पी का फंक्शन है। इन दोनों में रिलेशन है। कैसे भी रिलेशन है, सीधा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो संबंध प्रदर्शित करने वाली चीज़ है उसको कहते हैं फलन।
तो उपभोग के बारे में सोचिए, किसका फलन हो सकता है? उपभोग किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर कर सकता है? सीधी सी बात है, उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा बेटा? आय पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब उपभोग जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है। सी लिखते हैं कंजप्शन को या उपभोग को, और वाई लिखते हैं हम इनकम को या आय को। और आय में भी कई बार एफ वाई के बजाय हम एफ वाई डी लिखते हैं, डिस्पर्सिबल इनकम, यानी ये कह सकते हैं कि प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय एक तो होती है आय, कंप्लीट आय जो है वो, एक दूसरी होती है प्रयोज्य आय। फर्क पता है ना आप लोगों को कि प्रयोज्य आय का मतलब वो आय जो किसी भी व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हो रही है और वो उसको खर्च कर सकता है। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मुझे महीने का जो है वो 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कंप्लीट जो ग्रॉस इनकम है मेरी 10,000 रुपया है महीने की। उस 10,000 में से मुझे 200 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। 100 रुपये जो है वो कोई दूसरे प्रकार का जुर्माना भरना पड़ता है। 100 रुपये कोई फीस भरनी पड़ती है। तो ये 200, 100 और 100, 400 रुपये तो मेरी जेब में आए ही नहीं ना। तो 10,000 में से 400 गए तो 9,600 रुपये जो है वास्तव में मेरे कैश इन हैंड हुए। तो ये 9,600 रुपये जो है ना, ये क्या है? ये है प्रयोज्य आय। क्या है बेटा? प्रयोज्य आय, डिस्पर्सिबल इनकम। इसलिए इसको हमने लिखा क्या? सी बराबर एफ वाई या सी बराबर एफ वाई डी। ठीक है। और इस फलन को सीधा सीधा जब लिखेंगे हम, फलन है और वास्तव में इनका संबंध क्या होता है कि जो सी होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? सी बराबर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सी बार प्लस स्मॉल सी और वाई, और कई बार वाई को हम क्या कहते हैं? वाई डी लिख लेते हैं। कोई वो बड़ा इशू नहीं है हमारा। ये क्या है? यानी सीधा हमने फलन के रूप में सीधा ऐसे नहीं लिखा हमने सी बराबर एफ वाई, ये तो एक फलन के रूप में लिख दिया, लेकिन वास्तविक जो संबंध है वो इस तरह का है। यानी फलन तो है वाई का, सीधी सीधी बात है, वाई पर निर्भर करेगा। और वाई बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, क्योंकि उपभोग कब बढ़ेगा? हमारी जेब में जब पैसा आएगा तभी तो हम अपना उपभोग बढ़ाएंगे ना। इसमें क्या है? सी जो है आपका कुल उपभोग है। पहला सी जो बड़ा कैपिटल सी है वो क्या है बेटा? कुल उपभोग है। ठीक है। सी बार जो है इसको कहते हैं हम स्वायत्त उपभोग। क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग। और ये जो सी वाई पूरा है इसको कहते हैं प्रेरित उपभोग। क्या कहते हैं? प्रेरित उपभोग। इसको भी थोड़ा सा अलग करेंगे हम। जैसे इसमें ये जो स्मॉल सी है, ध्यान देना, ये वाला जो है ना, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी है। स्मॉल सी को हम कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है ना। वाई जो है वो क्या है? आय है। सी बार जो है वो हमने देख लिया स्वायत्त उपभोग है। सी जो है वो कुल उपभोग है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात क्लियर करें। इसका आपको पता चल गया, इसके बारे में आपको बता दिया मैंने। और ये स्वायत्त उपभोग क्या है? स्वायत्त उपभोग उपभोग की वह मात्रा है, स्वायत्त उपभोग उपभोग की वह मात्रा है जो कोई भी उपभोक्ता आय के स्तर शून्य होने पर भी, आय के स्तर शून्य होने पर भी उपभोग करता है। आय के स्तर शून्य होने पर भी उपभोग करता है। कहने का मतलब कुछ बेसिक नीड्स होती हैं व्यक्ति की, उन बेसिक नीड्स को व्यक्ति पूरा करता ही करता है। व्यक्ति को खाना खाना है तो खाने पे खर्च करना है, व्यक्ति को सामान्य कपड़े पहनने हैं तो वो उस पर खर्च करता है, उसको पानी पे खर्च करना है, यानी उसकी बेसिक नीड्स पे तो उसको खर्च करना ही करना है, चाहे उसकी आय शून्य स्तर पे हो।
तो अब वो शून्य होने पर वो खर्चा कहाँ से करेगा? वो कुछ इस तरह से कर सकता है, उसका पुराना जो धन पड़ा है उसमें से खर्च कर लेगा, या फिर बोरो करेगा, कहीं से उधार लेगा, उधार लेके कर सकता है। यानी आय का स्तर शून्य होने पर भी उपभोक्ता कुछ न कुछ खर्च अवश्य करता है, कुछ न कुछ उपभोग अवश्य करता है, उसको कहते हैं हम स्वायत्त उपभोग। ठीक है। और ये प्रेरित उपभोग ये आय पर सीधा सीधा निर्भर करता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी प्रेरित उपभोग जो है उसी अनुपात में, स्थिर अनुपात में जो है वो बढ़ता जाएगा। और C बराबर MPC जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके बारे में भी अभी देखते हैं। बात करते हैं MPC की पहले, बाद में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। MPC जिसको स्मॉल c से लिखा, ये होती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती? नाम सीमांत से कहने का मतलब आय में इकाई परिवर्तन होने पर, आय में इकाई परिवर्तन होने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है, उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? MPC कहते हैं, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। कैसे लिखेंगे? आय में परिवर्तन होने पर, इकाई परिवर्तन होने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है, तो जिसमें परिवर्तन पहले किया जाएगा उसको नीचे लिखेंगे आय में परिवर्तन होने पर, यानी डेल्टा वाई। और इसमें परिवर्तन होने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसको हमने लिखा डेल्टा सी। तो ये है हमारा MPC। MPC बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि MPC का मान अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है। इस चीज को देखेंगे। एक बार दोबारा लिखूंगा, MPC बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। MPC बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। छोटा प्रश्न बनता है कि MPC का मान कितना हो सकता है अधिकतम और कितना हो सकता है न्यूनतम। देखिए, एक चीज है, आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन कर सकता है आदमी? सोच के देखिए। एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था और अचानक से उसकी इनकम बढ़ के जो है 150 रुपये हो गई। व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा था और उसकी इनकम बढ़ के 150 रुपये हो गई। पहले वो 50 रुपये खर्च कर रहा था, 100 में से कितने खर्च कर रहा था? उसका उपभोग कितना था? 50 था। और अब उसने ये विचार किया कि मेरी जितनी भी इनकम है मैं सारी खर्च कर दूंगा, यानी जितनी भी वृद्धि हुई है वो सारी की सारी खर्च कर दूंगा। तो अब 50 से 50 और बढ़ गए ना, तो वो कितने पे पहुंच गया? 100 पे पहुंच गया। यानी यहाँ पे फर्क कितना पड़ा? 50 का फर्क पड़ा, और इधर भी फर्क कितने का पड़ा? 50 का फर्क पड़ा। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि जितना आय में परिवर्तन हुआ उतना ही उपभोग में परिवर्तन हुआ, सेम। अब ये तो है नहीं कि उसकी आय में 50 रुपए की वृद्धि हो गई और वो उपभोग में जो है 70 रुपये बढ़ा देगा। कहाँ से बढ़ा देगा? वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो जितना बढ़ा दिया उसने उतना का उतना जो है, जितनी आय उसकी बढ़ी है उतना का उतना उसके सी में फर्क आ गया है। इसलिए कह सकते हैं कि जितना डेल्टा सी का मान है उतना ही डेल्टा वाई का मान है, और दोनों का मान बराबर होगा तो MPC का मान कितना हो सकता है? 1। दोनों अगर बराबर हैं तो MPC का मान मैक्सिमम जो है वो 1 हो सकता है। ठीक है, यानी जितनी आय बढ़ी वो सारा का सारा बढ़ी हुई इनकम को उसने अपने उपभोग में खर्च कर दिया।
दूसरी बात ये हो सकता है कि उसकी आय बढ़ी 100 से 150 हो गई और पहले 50 रुपये खर्च कर रहे थे और अब कह रहा कि मैं तो ना बिल्कुल ही वही 50 ही खर्च करूंगा, बिल्कुल ही नहीं बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब सी में परिवर्तन हो गया जीरो, सी में परिवर्तन हो गया जीरो, डेल्टा वाई में कुछ न कुछ चेंज हुआ, इसका मतलब जीरो हो गया। कहने का मतलब एमपीसी का मान जो है वो जीरो हो सकता है मिनिमम, और एमपीसी का मान जो है वो 1 हो सकता है। कहने का मतलब एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच में होगा। एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या इनके बीच में हो सकता है 0.75, 0.25, 0.2, 0.3, कुछ भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और देख सकते हैं इसके, जब हम थोड़ी सी बात करेंगे, आदमी उपभोग जब नहीं करेगा, उपभोक्ता की बात करें हम, उपभोक्ता की बात जब भी करेंगे तो वो या तो उपभोग करेगा या फिर उपभोग करने के बाद में शेष राशि जो है उसको अपनी बचत में लगाएगा। यानी एक कंज्यूमर जो है वो दो काम करेगा, या तो अपनी कुछ राशि उपभोग करेगा या फिर कुछ राशि अपनी बचत में लगाएगा। तो ये कह सकते हैं कि उसकी कुल आय जो है वो दो भागों में बट गई, कुल आय दो भागों में बट गई, कंजप्शन एंड सेविंग्स। और अगर ये करें हम आय में परिवर्तन की बात करें, डेल्टा वाई बराबर ये कह सकते हैं कि डेल्टा सी में परिवर्तन और डेल्टा एस में परिवर्तन। अगर दोनों तरफ हम डेल्टा वाई का भाग दे दें, इसमें दोनों तरफ डेल्टा वाई का भाग दे दें, इधर भी डेल्टा वाई, इधर भी डेल्टा वाई और इधर भी डेल्टा वाई, ये कितना हो गया? 1। ये क्या है? एमपीसी। क्या है? एमपीसी। प्लस ये क्या है? इसको कहते हैं एमपीएस। क्या कहते हैं बेटा? एमपीएस। नया टर्म है एमपीएस। जैसे ये सीमांत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति थी, ये है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति की परिभाषा देखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं हम बचत की सीमांत प्रवृत्ति को? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, यानी एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। कहने का मतलब आय में इकाई परिवर्तन होने पर किसी भी उपभोक्ता की बचत में जितना परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब सीधी सी बात बनती है कि एमपीएस और एमपीसी का जोड़ कितना होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। एमपीएस और एमपीसी का जोड़ जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ पे देखा था ना हमने। ये भी प्रश्न बनता है कि किसी उपभोक्ता की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति का योग कितना बनता है? 1 बनता है। दूसरी तरह का प्रश्न ये बन सकता है कि मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी उपभोक्ता के लिए एमपीसी का मान 0.75 है, किसी भी उपभोक्ता के लिए एमपीसी का मान 0.75 है, तो एमपीएस का मान कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीएस कितना होगा? एमपीएस का मान। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सीधा सीधा लिखेंगे एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना होता है? 1 होता है। एमपीसी का मान दिया हुआ है कितना? 0.75 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एमपीएस बराबर 1 माइनस 0.75 और बराबर 0.25। ये आपका हो गया। इसी तरह से मान लीजिए एमपीएस का मान भी आपको दे दिया और एमपीसी का मान ज्ञात करना, आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल? तो इसके आधार पर हम जो है कुछ बातें फिर से करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे पहली बात आती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति।
उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसको हम लिखते हैं एमपीसी से। तो बिल्कुल हमने क्लियर कर लिया, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को लिख दिया था हमने डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। कहने का मतलब आय में इकाई परिवर्तन करने पर, आय में इकाई परिवर्तन करने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। दूसरी बात आती है बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जिसको हम लिखते हैं एमपीएस। इसको भी हमने लिखा था एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। कहने का मतलब आय में इकाई परिवर्तन करने पर बचत में जितना परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं एमपीएस या बचत की सीमांत प्रवृत्ति। एक होता है एपीसी। एपीसी का मतलब उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उपभोग की औसत प्रवृत्ति। औसत प्रवृत्ति का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि इकाई आय पर, यानी किसी व्यक्ति की आय अगर एक है तो उस एक में से वो कितना उपभोग करेगा। यहाँ पे वृद्धि या कमी की बात नहीं आएगी, परिवर्तन की बात नहीं आएगी। इकाई शब्द का यूज इसमें भी हो रहा है, इकाई शब्द का यूज इसमें भी हो रहा है, इकाई शब्द का यूज इसमें भी होगा, इकाई शब्द का यूज एपीएस में भी होगा, लेकिन चारों की इकाइयों का फर्क है। यहाँ पे इकाई परिवर्तन है, यहाँ पे दोनों में इकाई परिवर्तन है, इकाई वृद्धि या इकाई कमी। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर किसी उपभोक्ता की इनकम एक है, एक मतलब 100, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, जितना भी है, उस एक में से कितना वो उपभोग कर रहा है, वो उपभोग की औसत प्रवृत्ति है। कहने का मतलब उसके उपभोग में y का भाग देने पर, उसके c में y का भाग देने पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। क्लियर? इसी प्रकार से एक एपीएस आएगा, एपीएस इसको कहते हैं बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति। और बचत की औसत प्रवृत्ति का बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि इकाई आय, यानी किसी भी उपभोक्ता की आय अगर एक है, 100, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, जो भी है, उसमें से वो कितनी बचत करता है उसको एपीएस या बचत की औसत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं कि उसके एस में जो है कुल आय का भाग देने पर वो एपीएस प्राप्त होती है। वाई का मतलब यहाँ पे हमेशा आप जो है डिस्पर्सिबल इनकम ही समझना, जिसको कहते हैं वाई डी, वो ही समझ के चलना। ये आपकी एपीएस की बात होगी। आज बस इतना ही करेंगे। कल 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण, प्रत्याशित निवेश, ये जो चैप्टर है बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। बेटा रटने की कोशिश की तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये बात गारंटी है। इस चीज़ को 1 बार 2 बार समझ लें आप, बड़े आराम से समझाऊंगा। हमेशा लगभग हमारा ट्रेंड ये रहा है कि 5 क्लास में जो है हमने एक चैप्टर पूरा किया है, इसके मैं 5 के बजाय 6 कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसको क्लियर आप करेंगे। बाकी कल के चैप्टर में करेंगे, अगले नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।